नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हमारे साथ हैं उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव जी। सर, स्वागत है आपका। पहली बार विधायक चुनकर आप आए हैं, जनता की काफी अपेक्षाएं हैं आपसे, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये जनतंत्र के बड़े बड़े संस्थान हैं जिनके माध्यम से हम अपने विकास की सारी संभावनाओं को, लोगों के स्वाभिमान को और भविष्य की एक नई आधारशिला रखने की शुरुआत कर सकते हैं। उस नाते से मेरे मन में कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैंने काम प्रारंभ किया है। यद्यपि मैं इसके पहले भी शासन के बहुत सारी पदों पर मनोनीत रहा हूँ जिसके माध्यम से मैंने काम किए हैं, लेकिन एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि और एक मनोनीत जनप्रतिनिधि, इसलिए जो फ़र्क होता है वो निश्चित रूप से मैं उसको महसूस करता हूँ। और चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते से एक बार जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो कई लोगों को आगे तक इसमें प्रेरणा भी मिलेगी और हमको मन का समाधान भी मिलेगा। कार्यों को पूरा करने के लिए आपने क्या कोशिशें अभी चालू करी हैं? देखिए, मैंने तुरंत चुनाव जीतने के बाद ही तुरंत बाद अपने सभी वार्डों का पैदल भ्रमण वापस शुरू किया है। मेरे अपने उज्जैन में जहाँ का मैं चुना गया हूँ उस विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 24 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में सुबह से शाम तक मैं घूमना मैंने वापस प्रारंभ किया। ये जब हम चुनाव के पहले गए थे तो वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन बाद में समस्या पूछने गए और मेरे साथ सभी विभागों को लोगों के साथ लेके गया था। नगर निगम का समस्त अमला जो संपत्ति कर है, नक्शे पास करने वाले हैं, साफ सफाई वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से जो छोटी छोटी समस्या रहती, कंट्रोल की दुकान के लोग हैं, एजुकेशन के लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, इनको साथ में लेके गया था कि अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो संबंधित लोगों को उनके सामने करते हुए उनसे सीधी सीधी बात करने का। तो आपका विधायक आपके द्वार, इस तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ, जिसके माध्यम से मैंने वहाँ जितना हो सकता है उससे आगे बढ़ करके, क्योंकि कभी लोगों ने देखा नहीं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद कोई ऐसा आ जाएगा। जनरली पहले लोग जाते हैं लेकिन बाद में कोई नहीं जाता। 5 साल नहीं आता है, ऐसे लोग आमतौर पे कहते हैं, या आने के बाद इनको ध्यान में नहीं रहता कि विधायक के साथ भी ये सारा मामला जाता है। आमतौर पर विधायक को मानते हैं कि वो विधायक ने हम एक अलग जो विधानसभा आएगी तब उसका काम रहता है, जबकि उलट इसका ये है कि सारे विभाग जो उसके फंक्शंस वगैरह में उनको ऐसा तो माना जाता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारे पास पावर है तो हम अपने विधायक के नाते शासकीय दौरा अगर अपन कलेक्टर को डिक्लेयर करके देंगे, पूर्व से तारीख देंगे, हम तैयारी करा लेंगे, तो सारे अधिकारी आपके साथ, और उसमें शासन की योजना का मैदानी क्रियान्वयन भी हमको दिखता है कि हम जो कर रहे हैं या सरकार हमको जो दिखा रही है या अधिकारी बता रहे हैं, तो उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये समझने का मौका उससे मिलता है। सिंहस्थ मेला शुरू होने वाला है, उसको लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सिंहस्थ ये हमारे लिए देश का, प्रदेश का, सबका गौरव है, और खासकर मध्य प्रदेश में तो अकेला एक कुंभ मेला जो हमारे लिए आयोजित होता है, और प्रत्येक 12 साल में जब एक बार होता है तो वो उसकी छठा भी अद्वितीय रहती है और आने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे पिछले 2004 में जब कुंभ मेला का आयोजन हुआ, जिसको उज्जैन में सिंहस्थ कहते हैं, उसमें लगभग 1 करोड़ यात्री आए थे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर की आबादी तो 5 लाख के अंदर थी उस समय, अब थोड़ी 5 लाख से बढ़ी है। लेकिन ये जो इतने लोग आ जाएं और उनको बगैर कोई कष्ट के उनके दर्शन भी हो, वो रह भी सके, आराम से सारा कार्यक्रम पूरे हो सके, इसके प्रबंधन बहुत बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें शासन के सभी विभागों का काम रहता है। खास करके आवागमन के मार्ग, उनके रुकने की व्यवस्था, नदी के किनारे घाट जहाँ वो स्नान कर सके, उसी प्रकार से सभी देवस्थान, जिन देवस्थानों पे वो विधिवत पूजा अर्चन करना चाहे, दर्शन करना चाहे, साथ साथ शहर के अंदर आने और जाने के बीच में जो नगर की नागरिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विस्तार भी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई? अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश का एकमात्र उज्जैन ऐसा शहर है जहाँ बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के 800 करोड़ के काम हमारे मुख्यमंत्री ने मंजूर किए हैं, जिसमें अभी काम स्टार्ट होगा, जिसमें आज की स्थिति में 9 पुल हमारे बनना चालू हो गए, जिनके माध्यम से आवागमन सुगमता से हो सकेगा। उसी प्रकार से 12 घाट का निर्माण कार्य हो गया, जिसमें 2 तो बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े मंदिर हैं, जिन मंदिरों पे महाकालेश्वर का मंदिर तो अपने आप में एक बड़ा ही है, लेकिन उस मंदिर के साथ साथ मंगलनाथ, काल भैरव, गढ़कालिका, हरसिद्धि माता जो शक्तिपीठ है, सभी मंदिरों पर निर्माण कार्य चालू कर दिए। लगभग 50 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास निगम अपना काम कर रहा है, तो जो धार्मिक तक पूरा बहुत पहले हो जाएगा उसके मेले से, ये टारगेट ये लिया है जी। इसी के साथ साथ जो हमारे अपनी खेल सुविधाओं के जो मैदान है, जो उस समय हमको मैदान में टेंट लगा के हम अपने सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, बाद में खेल मैदान के रूप में करेंगे। इसी प्रकार से जो घाट है, घाट के किनारे हैं, नदी को साफ करने का अभी 432 करोड़ की सरकार ने क्षिप्रा नर्मदा जी लिंक योजना की जो घोषणा की, उसका फलीभूत रूप हमने देख लिया जब नर्मदा जी सिंहस्थ के 2 साल पहले आ गई। जो आमतौर पर सिंहस्थ का आयोजन गर्मियों के समय होता है तो जल की धारा की बहुत कमी होती है, ऐसे में नर्मदा जी के जल से, नर्मदा और क्षिप्रा का साथ
साथ संगम करा करके स्नान का प्रबंधन मतलब किया इस है। बार का सिंहस्थ मेला कुछ अद्भुत खास अद्भुत रहेगा, रहेगा। अद्भुत रहेगा, अद्भुत रहेगा। जी। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। जी। चुनाव नजदीक है, आप क्या कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, मेरे करने से ज़्यादा तो हम सबके सामने 2013 का विधानसभा चुनाव सामने है। जो कुछ करना जनता ने कर दिया है, अब जनता उसी करे हुए काम को एक औपचारिक सिर लगाने के लिए आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस भी समझ रही है। इसलिए मैं और आपकी बात नहीं है, स्वयं दिग्विजय सिंह जी खुद चुनाव में लड़ने से डर रहे हैं। जब अब की उनकी कांग्रेस की सीटें उनके अपने राजगढ़ से लड़ते आए हैं वो लोकसभा में, और उनने स्वयं ने 2003 में घोषणा की थी कि मैं अगला चुनाव 10 साल के बाद लड़ूंगा। तो अब 10 साल तो हो गए, अब वो 6 साल के लिए राज्यसभा में क्यों गए? उनको लग रहा है कि लगातार जब हार आसन्न हो जाए, सिर पे हो, समझ रहे हैं शायद वो भी। तो इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं अपना मैदान छोड़ करके। तो अब हमको क्या कहना है, जनता के सामने रिजल्ट है। भाजपा निश्चित रूप से 29 सीट जीतने के लिए आगे बढ़ रही है हमारी। जी। आपका पहले आप अध्यक्ष थे पर्यटन विभाग में, जी। वहाँ पे आपने कुछ विशेष कार्य किए जी, हैं, मैं पहले कुछ आप बताएं। जी, मैंने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कार्यकाल में प्रयास किया है कि जहां हमारा टूरिज्म का मान सम्मान बढ़े, हमारे अंदर के अलग अलग क्षेत्र के टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। टूरिज्म का अर्थ ये नहीं कि हम अपने परंपरागत होटल को संभालें। होटल हमारा एक व्यवसाय है, उसको संभालना चाहिए, लेकिन होटल है किसके लिए? तो जहाँ होटल जिस कारण से है, जैसे फॉरेस्ट के कारण अगर होटल है, तो फॉरेस्ट से मिला करके हमने उसको उसका लुक देने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमने प्रयास किया है कि जो पुरातत्व की दृष्टि से महत्व के स्थान है, वहाँ पुरातत्व के कारण टूरिज्म बढ़ता है, तो उस दिशा में हमने उन स्थानों को, डेस्टिनेशन को लेकर के उस पर अधिकतम सुविधाएं विकसित करने का प्रयास किया। जहाँ धार्मिक पर्यटन का महत्व का केंद्र है, जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, उधर कटनी के पास मैहर की माता जी, दतिया, ओरछा, अमरकंटक, ऐसे स्थानों पे हमने बजट होटल बनाने का प्रयास किया जहाँ कम दर पर लोगों को रहने की सुविधा बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही साथ जो पैसा लेकर के नहीं आ रहा है, ऐसे भी जो दर्शनार्थी श्रद्धालु है उनके लिए शेड बनाना और बाकी सुविधा देने का प्रयास किया है। साथ साथ हमने हवाई सेवा प्रारंभ की है, जो आज तक नहीं हुआ। भारत सरकार ने सराहा है, इस आधार पर हमको पुरस्कार भी मिला है। हमने कहा कि भाई आने जाने के लिए समय बच जाएगा तो टूरिज्म के लिए 1-2 दिन और गुजारेगा मध्य प्रदेश में, और भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश अत्यधिक बड़ा है। इसी प्रकार से वाटर टूरिज्म को बढ़ाने का भी प्रयास किया। जैसे भोपाल में हमने क्रूज डाला, उज्जैन में मिनी क्रूज डाला। जो हमारे पास जल की बड़े बड़े जल राशियाँ हैं, इनका प्रॉपर उपयोग करते टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें कहाँ तक सफलता मिली? हमारी सफलता तो जग जाहिर है, जब से लगातार भारत सरकार के 3 पुरस्कार मिले। मेरे हटने का भी 1 महीना हुआ और अभी भी पुरस्कार मिले, तो ये तो परमात्मा की दया है और हमारे नेतृत्व मुखिया जी का उसमें आशीर्वाद है, जिनके कारण से हम ये काम कर सके। जी बिल्कुल। अभी ओलावृष्टि हुई कि बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, आपके क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ है। ये सही बात है कि ये 85 साल बाद ऐसी घटना घटी है। इतना लंबा समय बाद, आज तक कभी फरवरी माह में इतना बारिश, इतनी ओला, ना इतना इस प्रकार की बर्बादी का कोई कहर ढाया है एक तरह से। और ऐसे माहौल में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। वो तुरंत जिस दिन से मालूम पड़ा तो गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को गले से लगा रहे हैं। 2000 करोड़ की उनने राहत की घोषणा की है, और जिस प्रकार से उनने शासन में कहा कि अगर आपका 50% भी नुकसान होता है तो आपको 100% का मान करके मुआवजा देंगे। ये बहुत बड़े कलेजे की बात है और उनकी संवेदनशीलता की बात है। इतना बड़ा उनका मन है, और इस नाते से हम ये आपदा की घड़ी में किसानों के साथ हैं। और विधानसभा से लेकर के सभी क्षेत्रों में प्रशासन के अधिकारियों को लगा दिया गया है, जो प्रॉपर सर्वे करें। गांव नहीं, खेत जाकर सर्वे करें। और अकेला पटवारी कोई सर्वे करेगा राजस्व अधिकारी के नाते से नहीं, 4 लोगों का ग्रुप बना करके, और ग्रुप के साथ कहा गया कि कृषक मित्र योजना के अंतर्गत जो कृषक है, प्रभावशाली लोग, वो भी घूमें, और जो इससे संबंधित जो पीड़ा भोगी है, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रख करके उसको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। जी, तो कब तक किसानों तक राहत राशि उपलब्ध हो पाएगी उन्हें? जी, अभी क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कब तक, तो फसल तो खड़ी थी, आज भी उनके पास नगद नहीं पहुँचना था। फसल तो लगाने में भी 1 महीना का समय था, 1.5 महीने का समय था, 2 महीने तक का समय था। लेकिन हमने कहा कि तुरंत इसका मूल्यांकन करा जाए, मैदानी सर्वे करा लिया जाए, और सर्वे कराने के आधार पर बहुत अतिशीघ्र उनको मुआवजा राशि भी दी जाएगी। लेकिन इसमें अभी हमने कहा कि जब तक डिटेल सर्वे नहीं आ जाए तब तक जल्दबाजी नहीं होना चाहिए किसी का। लेकिन कुछ किसान, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था कि टेंशन में किसी की मृत्यु हो गई, तो अगर हम पहले ही, अगर आप उन तक पहुंच जाए, राशि ठीक है भले ही बाद में मिले,
उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा ना कि हमने अपने जनपद, जैसे मैं अपने जहाँ से आता हूँ, मैं अपनी विधानसभा में कलेक्टर को लेकर के पूरे क्षेत्र में घूम चुका हूँ। मुख्यमंत्री अपने स्वयं दौरे कर रहे हैं, मंत्री सारे दौरे कर रहे हैं, सारे विधायक सांसद दौरे करने के लिए बता दिए गए, जो नायब तहसीलदार से लेकर के नीचे के तहसीलदार और पटवारी गिरदावर भी घूम रहे हैं। तो इसमें कोई हम कहीं कोताही नहीं बता रहे हैं कि किसी को इस ढंग की स्थिति तक आना पड़े। हम किसानों से भी आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहेंगे कि अपनी पीड़ा को सहन करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको धीरज के साथ इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। परिस्थिति परमात्मा ने दी है, हम परमात्मा को तो आशीर्वाद मान के चलेंगे, लेकिन परमात्मा के बाद हम जो जितनी शासन कर सकता है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद सर, आप समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। खूब अच्छे से आपने सारे प्रश्न पूछे। मैं आपको एक बार आपकी ये पूरी एक्सप्रेस सर्विस का भी आभार मानता हूँ, जिनके माध्यम से आप हमारी बात कहीं और पहुँचाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी खास मुलाकात में इतना ही। देखते रहिए EMS TV न्यूज़।